मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग नागरिक शास्त्र के अंतर्गत लोकतंत्र और विविधता पाठ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत कोई भी देश अपने अंदर सामाजिक मतभेदों, विभाजनों और असमानताओं के प्रति अपनी क्या दृष्टिकोण रखता है। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार लोकतंत्र सभी सामाजिक अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका समाधान करने की वह कोशिश करता है। और अंत में यह भी जान लेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले एक मैक्सिको ओलंपिक की कहानी जान लें, जिसके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक मतभेद का किस तरह से विरोध कर रहे थे। तो आए मैक्सिको की कहानी के बारे में हम जान लें। यह कहानी उस समय की है जब अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था। वर्ष 1968 में मैक्सिको में हुए 200 मीटर दौड़ के ओलंपिक मुकाबले के पदक समारोह के समय अमेरिकी राष्ट्रगान करते हुए सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए दो अफ्रो अमेरिकी धावक, जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस था, वे खड़े थे। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने इस ओलंपिक में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक क्रमशः जीते थे। दोनों खिलाड़ियों ने पुरस्कार को लेते समय जूते नहीं पहने थे, वे केवल मोजे पहने हुए थे। वे इसलिए मोजे पहने हुए थे कि वह यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे या यह बताने का कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब होते हैं। अपने इन प्रतीकों से उन्होंने अमेरिका में जो उस समय रंग भेद की जो भावनाएं थी, उस रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। मैक्सिको ओलंपिक में पुरस्कार समारोह के दौरान एक और खिलाड़ी थे जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, जिनका नाम पीटर नॉर्मन था। उन्होंने भी इसी खेल के अंदर रजत पदक जीता था। वे अपने जर्सी पर मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर दोनों खिलाड़ी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति अपना समर्थन जताया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कार्लोस और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताया और उन्हें दोषी मानते हुए उनके पदक को वापस ले लिया। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के प्रति अपना समर्थन देने के कारण ऑस्ट्रेलिया के जो धावक थे, जिनका नाम पीटर नॉर्मल था, पीटर नॉर्मल को भी
अगले ओलंपिक में भाग लेने से रोक दिया गया। परंतु नॉर्मन के इस फैसले ने अमेरिका में बढ़ते हुए नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में वह सफल रहा। इस तरह से धावकों के लिए या धावकों द्वारा जो उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का विरोध कर रहे थे। भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही नहीं होता, इसके और भी रूप होते हैं, जैसे बेल्जियम और श्रीलंका में मुझे देखने को मिलती है। बेल्जियम और श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय आधार पर था और सामाजिक आधार पर भी था, अर्थात दोनों स्तरों पर यह मौजूद था। बेल्जियम में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर था। इस तरह से हम यह जो मतभेद होता है उसको हम देखते हैं। सामाजिक जो मतभेद होते हैं, इस मतभेद की उत्पत्ति के जो कारण हैं वह अलग अलग होते हैं। प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है, लेकिन यही सामाजिक विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों को जोड़ने का भी वह कार्य करता है। विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यक्ति अपने समूहों की सीमाओं से अलग भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जैसे यह मेक्सिको की कहानी में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जो एक अश्वेत अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन जो ऑस्ट्रेलिया के थे वे श्वेत थे, परंतु इनमें एक समानता थी कि वह सभी तीनों नस्ल के विरोधी थे, अर्थात नस्ल आधारित जो भेदभाव था देश के अंदर उसके वह विरोधी थे। यहाँ सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव का भी हम रूप देखते हैं। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभिन्नताओं के कारण बना, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब होते थे, बेघर होते थे और भेदभाव का वह हमेशा शिकार होते रहते थे। भारत में भी दलित लोग सामान्यतः गरीब और भूमिहीन होते हैं। वे हमेशा भेदभाव और अन्याय का जीवन भर सामना करते हैं, जिससे सामाजिक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। समाज में यदि एक जैसी सामाजिक असमानताएं समाज के कई समूहों में अगर उपस्थित है, तो समाज के एक समूह के लोगों के लिए दूसरे सामाजिक समूहों से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूहों के जो हित हैं एक जैसे हो जाते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर उनका दृष्टिकोण में अंतर भी हो सकता है। सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति है
वह अपने अलग तरह की होती है, क्योंकि लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच हम यह देखते हैं कि उनके बीच प्रतिद्वंदिता बनी होती है, अर्थात एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ होती है। इस प्रतिद्वंदिता के कारण सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बदल जाता है और ऐसी स्थिति में देश विखंडन की ओर जा सकता है। संसार के अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन उपस्थित होता है और राजनीति को प्रभावित भी करता है। राजनीतिक दल इन विभाजनों के विषय में बात करते हैं और विभिन्न समुदायों से या विभिन्न समूहों से भिन्न भिन्न वादे भी करते हैं और वह समुदाय जो कई सुखों से वंचित है, ऐसे वंचित समुदायों की शिकायतों को सुनते हैं और उनके निवारण करने के लिए, उन शिकायतों को दूर करने के लिए नीतियाँ भी वे दल बनाते हैं। अधिकांश देशों में सामाजिक विभाजन मतदान को भी प्रभावित करते हैं, अर्थात उस देश के अंदर रहने वाले जो दल हैं वह किसी खास समुदाय को अपने पक्ष में लेकर वह अपना वोट बढ़ाते भी हैं। राजनीतिक परिणामों के हम 3 आयाम देखते हैं। सामाजिक विभाजनों की राजनीति जो होती है, उस सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है अपनी पहचान के बारे में लोगों की अवधारणा क्या है, राजनीतिक नेताओं की भूमिका क्या है और सरकार की व्यवहार क्या है। प्रथम स्तर पर हम देखते हैं कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना होनी चाहिए। यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम और अलग मानने लगते हैं या अपने को सर्वोपरि मानते हैं तो उनके लिए दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि वह सोचते हैं कि उनकी पहचान राष्ट्रीय पहचान के समान है तो यह स्थिति आसान होती है। उदाहरण के तौर पर हम भारत और बेल्जियम के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि भारत और बेल्जियम के अधिकांश लोग स्वयं को भारतीय और बेल्जियम के साथ साथ एक राज्य के या एक भाषा से जुड़े हुए समूह भी मानते हैं। इस तरह से वह हम कह सकते हैं कि लोगों की अपनी जो पहचान है वह राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखते हैं। जहाँ तक राजनीतिक नेताओं की भूमिका है तो राजनीति का परिणाम इस विषय पर निर्भर करता है कि किस प्रकार राजनीतिक नेता किसी समुदाय की मांग को उठाते हैं या कहते हैं। उन मांगों को समायोजित करना बहुत आसान होता है जो संवैधानिक संरचना के अंदर होती है और दूसरे समुदाय के हित के मूल्य पर वह नहीं आधारित होती है। ऐसे जो मांग होती हैं वह राजनीतिक दलों के लिए अनुकूल होती हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक द्वारा उठाई गई मांग अर्थात सिंहलियों द्वारा उठाई गई जो मांग श्रीलंकाई सरकार केवल सिंहलियों के लिए ही श्रीलंका में तमिल समुदाय की पहचान और हितों के मूल्य पर उठाई गई मांग थी, अर्थात वे मांग श्रीलंका के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा पूरा करना कठिन था। यूगोस्लाविया में विभिन्न जाति समुदायों के नेताओं की जो मांग थी वह एकल देश के अंदर समायोजित नहीं हो सकी।
इसलिए यह मांग उनकी बहुत कठिन रही। सरकार का व्यवहार यह इस पर निर्भर करता है कि सरकार विभिन्न समूहों की जो मांग है या विभिन्न समूहों की मांग पर किस तरह वह प्रतिक्रिया करती है। यदि बहुसंख्यक समुदाय के शासक निम्न समुदाय के उचित मांगों को समायोजित करने तथा सत्ता को बांटने की इच्छुक है तो सामाजिक विभाजन देश के लिए कम खतरा बनता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय एकता के नाम पर उनकी मांगें या उनकी मांगों का दमन किया जाता है तो परिणाम इसके विपरीत होते हैं और विध्वंसक होते हैं। इस तरह से हम सामाजिक विभाजन और राजनीतिक विभाजन का अगर निष्कर्ष निकालें तो हम यह पाते हैं कि लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति स्वस्थ राजनीति का लक्षण हो सकती है, क्योंकि इससे विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और परेशानियों को व्यक्त करते हैं और सरकार का ध्यान इस तरह से अपनी तरफ वह आकर्षित करते रहते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति समाज में सामाजिक विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती हैं। पुनः समाज में जो लोग स्वयं को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार अपने आप को मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसे संघर्ष हमेशा लोकतांत्रिक रास्ता ही अपनाता है। ऐसे संघर्ष में लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से अपनी मांगों के लिए सरकार पर वह दबाव बनाते हैं तथा उसका समाधान पाने का वह हर समय प्रयास करते हैं। सामाजिक समानताओं या सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों को पहचान करने तथा विविधताओं को समाहित करने का लोकतंत्र ही एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अर्थात इसके अंदर समाज की जो विभिन्नताएं हैं, समाज की जो अपूर्णताएं हैं, उनको वह दूर करने का जो माध्यम है वह सबसे अच्छा लोकतंत्र के माध्यम ही बनते हैं। अर्थात लोकतांत्रिक देश अपने देश के अंदर जो असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, इसका वह अच्छी तरह से दूर कर सकते हैं। आज के इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।